हेलो हेलो माइक चेक। हाँ भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? क्या सभी को ऑडियो और वीडियो क्लियर है? हाँ भाई, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून सभी को। कैसे है सभी, क्या हाल चाल सभी के? ऑडियो वीडियो क्लियर हो तो हम सब कर देंगे एक बार जल्दी से। हम बढ़िया मस्त मजे में। हेलो 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 हेलो। आज फर्स्ट लेक्चर से बैकलॉग होना चाहिए। महावीर बेटा, किस युग में जी रहे हो आप? है ना, ये ऑलरेडी हमने बैकलॉग सीरीज स्टार्ट कर दी थी। पिछली क्लास जो फिजिक्स की हुई है उसमें मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग के 4 लेक्चर्स का रिवीजन करवा दिया और 4 लेक्चर के क्वेश्चन भी रिवाइज करवा दिए हैं। अब आप लेक्चर नंबर 5 से करेंगे। हाँ भाई, 4 हो गए थे हमारे। क्या 4 लेक्चर हो गए थे? हाँ, आप सभी का कमेंट आ रहा है। हाँ, आज मेरी क्लास 3 बजे से होगी क्योंकि पार सर 7:30 बजे लेंगे आज क्लास। पार सर घर गए हुए तो अभी तक वो लौट रहे हैं तो उन्हें थोड़ा सा समय लगेगा। तो मैं 3 बजे से लूंगा और पार सर 7:30 बजे से क्लास लेंगे आज आपकी। सैटरडे की टीचर स्लाइड्स नहीं आई अभी तक। चलो, बहुत ही बढ़िया। चलिए, मैंने एक बार रिमाइंडर डाल दिया है। फिर से नोट्स थोड़ी बनाएंगे अगर पढ़ा हुआ है तो। नहीं राहुल बेटा, अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो आपको ये क्लासेस देखने की जरूरत भी नहीं है। आप रिवीजन के पर्पज से देखना चाहते हो तो देख सकते हो। चलिए, करें क्लास की शुरुआत। होमवर्क वाले भैया ने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? क्या हुआ होमवर्क में? हम बढ़िया है, मस्त मजे में। हाँ, ज्ञानेंद्र, अच्छा गोस्वामी, बताओ भैया क्या हुआ, क्या होमवर्क में दिक्कत है? अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैट्स के क्वेश्चंस डल गए, ठीक है, वो मैं करेक्ट करवा दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, वो मैं चेक करवा देता हूं, वो मैं करेक्ट करवा दूंगा। मैं आज चेंज करवा दूंगा होमवर्क। चलिए, तो अभी हम क्लास की शुरुआत करते हैं ना। लेक्चर नंबर 5 में हमें क्या क्या रिवाइज करना है। तो सबसे पहली बात तो हमने जो पढ़ा था उसी के आगे बातें करते हैं। कुछ हमने कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़ा था, उसमें एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो मैंने लेक्चर नंबर 5 में पहले दिन प्रैक्टिस करवाया था, ठीक है, और ये होमवर्क में भी डाला गया था आपको कार्य ऊर्जा शक्ति में। तो क्या था ये सवाल? बढ़िया सवाल था, इंपॉर्टेंट सवाल था और इसमें ये सवाल मतलब नीट में आ सकता है। इनफैक्ट इस प्रकार का सवाल पूछा भी जा चुका है। तो हमें बोला है 10 किलो द्रव्यमान का एक गुटका जो है 10 मीटर पर सेकंड के चाल से गति कर रहा है। यह x बराबर 20 मीटर से 30 मीटर तक यात्रा के दौरान इस पर मंदन का बल F बराबर 0.1 x लगाया गया है। इसके गुटके की अंतिम गतिज ऊर्जा क्या होगी? इसके गुटके की अंतिम गतिज ऊर्जा क्या होगी? ठीक है, तो कैसे करेंगे इस सवाल को? अंतिम गतिज ऊर्जा निकालनी, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर होता है कार्य के। अब पहले कार्य निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकलेगा कार्य? कार्य होता है माइनस एफ dx के। एफ दिया आपको, dx पे इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन के बाद में 0.1 इंटीग्रेशन x dx, ठीक है। ये हो जाएगा x स्क्वायर बटे में 2, x का इंटीग्रेशन आएगा कहां से कहां तक? 20 से 30 तक। तो 20 से 30 तक इसे इंटीग्रेट किया, यहां पर वैल्यूज रखी और कुल मिला के कार्य आया। और कार्य जो होता है वह गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो यहां पर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कार्य के बराबर होगा। अंतिम गतिज ऊर्जा निकालनी है, ये वो कार्य प्लस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। कार्य नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि मंदन का बल है।
और गतिज ऊर्जा होगी हाफ mv²। तो यहां पर हमने वैल्यूज रखी, उठा के रखा, सॉल्व किया, हमारे पास अंतिम गतिज ऊर्जा आ गई थी। फिर इसी प्रकार के और भी कुछ क्वेश्चंस थे, हमने प्रैक्टिस करे थे। ये सब लास्ट क्लास में भी, जब मैंने ये बैकलॉग की क्लासेस थी, तब भी इस प्रकार के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताए थे। तो ये क्वेश्चन भी उसी प्रकार का है। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 0.5 किलो द्रव्यमान का एक पिंड घर्षण मुक्त क्षैतिज तल पर 15 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रहा है। ठीक है। फिर एक भारी स्प्रिंग से टकराता है जिसका स्प्रिंग नियतांक 50 न्यूटन प्रति मीटर है। स्प्रिंग की अधिकतम संपीड़न दूरी क्या होगी? स्प्रिंग अधिकतम कितना दबेगा, ये आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे, यहां पर ये देख लेते हैं। अधिकतम स्प्रिंग कितना दबेगा। हाँ, आप मेरी बात नहीं सुनते। आयुषी बिटिया, चलिए ठीक है, हम क्लास बंद कर देते। कुछ आयुषी बिटिया बोलना चाह रही है, हम सब मिलकर उनकी बात सुनेंगे। और ऋषभ भी कुछ कहना चाह रहे हैं। आज की क्लास में बंद कर रहा हूं। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। ठीक है बेटा, तो पढ़ाई लिखाई छोड़ देते। जो 10,000 बच्चे बैठे हुए उनकी जिंदगी हम बर्बाद कर देते, लेकिन आपकी बात सुनना हमें बहुत जरूरी। तो खाली स्लाइड लगाई जाएगी, अब आप बोलिए, आपकी बात सुनेंगे हम। हाँ भाई बताइए, क्या बोलना चाहते हैं आप? आज से कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, आज 10 मिनट की और क्लास रहेगी। आप 2-5 मिनट बोल लीजिए, 2-4 मिनट में आपकी बातों का रिप्लाई कर दूंगा। बाकी सब बच्चे तो बेवकूफ है, मूर्ख आदमी है, वो तो सब काहे पढ़ने आ जाते हैं। हाँ बताइए, क्या है आपकी बात? हाँ युवराज, स्पीड नहीं बढ़ रही है। ठीक है, चलिए, स्पीड नहीं बढ़ रही है, पहली बात है, स्पीड नहीं बढ़ रही। आज से पढ़ाई बंद, फिजिक्स की क्लास में कोई पढ़ाई नहीं होगी आज से। हाँ, और बताइए किसकी बात क्या है? टेस्ट का सिलेबस। ठीक है, टेस्ट का सिलेबस। आज मेन क्लास जो 3 बजे होंगी उसमें भी मैं यही डिस्कस करूंगा, आपकी बात। आपने जो होमवर्क दिया है मात्रक और मापन का रिवीजन करना है, स्थिर वृद्धि। हाँ ना, हाँ होमवर्क करेक्शन वो भी हो गया है। ठीक है, और कुछ? मैं सच में क्लास बंद कर रहा हूं, मैं क्लास नहीं पढ़ा सकता ऐसे बच्चों को, और मेरा मन भी नहीं है आज पढ़ाने का, और ऐसे बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगा मैं। हाँ भाई बताइए, और कुछ? बैकलॉग हो गया क्या? हाँ राहुल ब्रो, बैकलॉग सीरीज खत्म हो चुकी है। अभी 10 मिनट पहले क्लास खत्म हुई थी और 2 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी। हाँ, कहां गई आयुषी बिटिया, बताइए, आपकी क्या बात नहीं सुन रहे थे? चलिए, तो अभी की क्लास हम इतनी ही रखते हैं, है ना। होमवर्क करेक्शन में अभी जाके करवा देता हूं, है ना। होमवर्क डिस्कशन नहीं, होमवर्क करेक्शन होगा, तो अभी मैं जाकर करवा देता हूं। टेस्ट का सिलेबस में 3 बजे वाली क्लास में बताऊंगा। और स्पीड नहीं बढ़ रही, उसके लिए भी मैं टेक टीम से बात कर लेता हूं। टेक टीम, होमवर्क टीम। ठीक है, तो आज की सारी समस्याओं का समाधान हो चुका है। आज की क्लास हम यहीं रखते हैं। अब हम मिलेंगे 3 बजे वाली क्लास में। और किसी को और कोई समस्या? जल्दी बता दो। मेरा बैकलॉग हो गया है, मैं क्या करूं सर? ठीक है बेटा, आपका बैकलॉग हो गया है तो आप एक काम कीजिए, आप एक और बार दूसरा कोई कोर्स खरीदिए, क्योंकि अभी इस कोर्स में तो बैकलॉग सीरीज भी नहीं है। तो अभी तो मैं बैकलॉग सीरीज की क्लास ले रहा हूं, तो आपको ये बैकलॉग सीरीज की क्लास भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपका बैकलॉग हो रहा है। तो कोई बात नहीं, आप और कोई सा कोर्स खरीद लीजिए, फिर से आप पढ़ना शुरू करिए। मूर्ख आदमी, बैकलॉग की ही तो क्लास ले रहे हैं हम यहां तेरे लिए, और फिर भी बैकलॉग हो रहा है। बहुत ही बढ़िया। चलो देखो, तो यहां पर ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए भी मैंने लास्ट क्लास में आपको बातें बताई थी। क्या बताया था कि अगर मेरे पास यहां पर एक द्रव्यमान है जो कि v वेग से चल रहा है, जाके स्प्रिंग से टकराएगा, स्प्रिंग संपीड़ित होगी, तो आपको यह बताना होगा कि इसमें कितना संपीड़न होगा। तो इसके लिए मेन बात क्या है? इसके लिए मेन बात यह है
कि अगर आप यहां पर v वेग से गेंद को फेंक रहे हैं तो यहां पर जो इसकी गतिज ऊर्जा होगी वह इसकी स्थितिज ऊर्जा में चली जानी चाहिए। तो यहां पर गतिज ऊर्जा क्या है, यहां पर गतिज ऊर्जा होगी हाफ mv², और वो पूरी की पूरी गतिज ऊर्जा जो है वो स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में चली जानी चाहिए। अभी भले ही मैंने स्थितिज ऊर्जा नहीं पढ़ाया, लेकिन मैंने आपको कार्य के बारे में बताया है, और जो यहां पर स्प्रिंग बल के विरुद्ध किया गया कार्य होता है वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यहां पर हाफ kx² स्प्रिंग की ऊर्जा होगी, हाफ mv² गतिज ऊर्जा होगी बॉल की। तो यहां पर हाफ kx², हाफ से हाफ कट गया, k की वैल्यू रखो, x की वैल्यू रखो, m की वैल्यू रखो, u की वैल्यू रखो। आप यहां से x की वैल्यू ज्ञात कर सकते हो कि कितना स्प्रिंग में संपीड़न होगा। अच्छा, विजय सिंह कह रहा है सर जो वीडियो हो गई है वो रिकॉर्ड वीडियो देखते हैं रिवीजन के लिए, उसमें वॉइस और रिएक्शन दोनों अलग अलग आता है। तो बेटा विजय, इसमें बाकी 10,000 बच्चों की गलती नहीं है जो आज बैकलॉग सीरीज देखने आए हैं, गलती तुम्हारे फोन की है। अपने फोन को रीसेट करो, ऐप को रीइंस्टॉल करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा नेटवर्क दिक्कत आ रहा है ना, बाकी सबका तो चल रहा है। कभी कभार ऐसा भी सोचा करो यार जिंदगी में कि यार अगर ये दिक्कत केवल मेरे साथ होती तो बाकी तो कोई नहीं बोल रहा, मतलब शायद मुझ में ही कमी है, शायद मेरा ही फोन गड़बड़ चल रहा है इसलिए मेरे साथ दिक्कत हो रही है ना। ऐसा सोचना चाहिए बेटा, कभी कभी जिंदगी में अच्छा रहता है ये सब कुछ सोचना। चलिए, इसी प्रकार से ये वाले सारे क्वेश्चंस भी थे। मैं कुछ कंसेप्ट वाले क्वेश्चन की तरफ जाना चाहता हूं, है ना। अच्छा हाँ ठीक है। इसके बाद में अब हम आज नई बात पढ़ना शुरू करते हैं, जो है संरक्षी और असंरक्षी बल और केंद्रीय बल क्या होते हैं। यहां से ही हम स्थितिज ऊर्जा के बारे में सोचेंगे। ठीक है, क्या हुआ कि अगर मान के चलो मैंने जब किसी भी वस्तु पर बल लगाया तो उसमें कार्य हुआ। अब वो जो कार्य है वह किस बल के विरुद्ध हुआ, है ना। तो बल जो है वह 2 से 3 टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहली बात संरक्षी बल हो सकता है। संरक्षी बल क्या होता है, इसे कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। यदि किसी वस्तु पर बल के द्वारा किया गया कार्य पथ के स्वतंत्र होता है तो केवल प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है, तो वह बल कैसा कहलाता है, वह बल संरक्षी बल कहलाता है। कैसा बल कहलाता है, संरक्षी बल। कब कहलाएगा, जब मेरे पास किया गया कार्य जो है वह केवल अंतिम और प्रारंभिक स्थिति पर निर्भर करे, जो पथ पर निर्भर ना करे, उसे हम क्या कहते हैं, संरक्षी बल कहते हैं। ठीक है। अच्छा, यह प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के मध्य पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, क्या होगा, यह संरक्षी बल होगा। इसके उदाहरण काफी सारे होते हैं। गुरुत्वाकर्षण, स्थिर विद्युत बल, प्रत्यास्थ बल, स्प्रिंग का बल जो होता है वह क्या होता है, संरक्षी बल होता है। साथ ही साथ संरक्षी बल क्षेत्र में बंद पथ में अगर आप घूम कर वापस आ गए तो किया गया कार्य शून्य होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को, जो भी सारे पॉइंट्स मैंने बताए। अगर मान के चलो मैंने यहां पर ए बिंदु से बी बिंदु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया, तो यहां पर अगर मैं ए बिंदु से बी बिंदु तक गया तो मैं अलग अलग पथ से जा सकता हूं, लेकिन इन सभी पथ में किया गया कार्य जो होगा वह mgh होगा। कैसे सर, बल हमें पता है कि जब कार्य लिखते हैं तो कार्य में सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, जब हम कार्य लिखते हैं तो कार्य में सबसे इंपॉर्टेंट सी बात क्या होती है सर, कार्य में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सी बात होती है कि अगर मान के चलो यहां पर मेरे पास बल लग रहा है नीचे की तरफ mg, तो विस्थापन जो है, विस्थापन क्या होता है, अंतिम और प्रारंभिक बिंदु पर निर्भर करता है। ठीक है, वो पथ पर निर्भर नहीं करता है, हमने बचपन में पढ़ी है विस्थापन वाली बातें। तो विस्थापन यहां से जाऊं, ऐसे घूमकर जाए, ए से बी बिंदु के बीच में विस्थापन तो जो होगा वो हमेशा h ही होगा। तो इसलिए कार्य जो होता है वो हमेशा mgh ही होता है। इसी प्रकार से अगर मैं ए से बी गया, बी से वापस ए पर आ गया, तो विस्थापन शून्य होगा, तो कार्य शून्य हो जाएगा। मतलब बंद पथ में करेंगे तो कार्य जो हो जाएगा शून्य हो जाएगा। इसी प्रकार से हमने असंरक्षी बल के ऊपर बात करी। पहले असंरक्षी बल के ऊपर बात करते हैं, फिर केंद्रीय बल के ऊपर भी बात करेंगे। इसका जस्ट अपोजिट जो होता है वह असंरक्षी बल होता है। क्या होता है असंरक्षी बल में बेटा, कि अगर मेरे पास कोई भी वस्तु गतिशील है और उसमें चलते वक्त ऊर्जा में हानि हो रही है, तो उसके लिए मैं बोलूंगा कि
वहां पर जो बल कार्यरत है वह एक असंरक्षी बल हो रहा है। जैसे अगर मान के चलो एक गाड़ी चल रही है या एक ब्लॉक सतह पे चल रहा है चलकर रुक गया, मतलब क्या हुआ कि अगर यहां पर यह चलते चलते रुक जाता है तो उस कंडीशन में 110% यहां पर एक कोई घर्षण का बल लग रहा है जो कि इसे रोक रहा है। अब घर्षण का बल कैसा है? असंरक्षी बल है। क्यों? क्योंकि उसने ऊर्जा में हानि करवा दी। तो वही वाली बात है, किसी गतिशील वस्तु पर बल के द्वारा किया गया कार्य प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के मध्य पथ पर निर्भर करता है तो असंरक्षी बल कहलाता है। ठीक है, जितना ऑब्वियसली बात है, जितना ज्यादा चलोगे उतना ज्यादा असंरक्षी बल जो है वो आपकी ऊर्जा में हानि करवाएगा। साथ ही साथ यहां पर यह बंद पथ के लिए शून्य नहीं होता, क्योंकि जाने में भी कार्य करना पड़ेगा, आने में भी कार्य करना ही पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होता कि हम हमारी गाड़ी से, अगर मान के चलो हमारे घर से स्कूल गए तो स्कूल जाते वक्त हमारी गाड़ी में पेट्रोल खर्च हो गया, फिर स्कूल से वापस घर आए तो पेट्रोल वापस भर गया जितना खर्च हुआ था। नहीं सर, आने और जाने में दोनों में पेट्रोल खत्म ही होगा हमेशा। क्यों खत्म होगा हमेशा पेट्रोल? क्योंकि हमारे पास कार्य जो है वह अशून्य होता है बंद पथ में, या चलते वक्त हमेशा ऊर्जा में हानि ही होती है, या असंरक्षी बल के कारण हमें हमेशा जब भी हम चलेंगे तो असंरक्षी बल के कारण क्या होता है सर? क्या होता है असंरक्षी बल के कारण? सर, असंरक्षी बल के विरुद्ध किया गया कार्य होता है और वह कार्य हानि हो जाती है, ऊर्जा में हानि हो जाती है। ठीक है, चल अच्छा, अहद खान आए हैं हमारे बीच में, आंसू बहा रहे हैं, भर भर के रोने वाली इमोजी भेज रहे, कह रहे द्रव्यमान वाला चैप्टर रिवाइज करवा दो। ठीक है बेटा, तो ये वाला चैप्टर मैं बंद कर दूं अभी? क्या चाहते हो अहद बेटा, क्या ये चैप्टर बंद कर दिया जाए? देखिए, इसी प्रकार से हमारे पास घर्षण बल असंरक्षी बल होता है, क्योंकि घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य पथ की लंबाई के अनुदिश, पथ की लंबाई जिसके अनुदिश वस्तु गति करती है पर निर्भर करता है, और यह अंतिम प्रारंभिक स्थिति के अलावा पथ पर भी निर्भर करता है। ठीक है, उदाहरण के लिए हवा का प्रतिरोध, शयन बल, यह सब कैसे होते हैं? असंरक्षी बल होते हैं। इसके अलावा जो भी मैंने सारे पॉइंट्स बताए आपको, ये सारे पॉइंट्स यहां पर भी लिखे हुए। जिन लोगों ने रेगुलर क्लासेस नहीं करी, जिनकी रेगुलर क्लासेस छूट गई है ना, या जिनका किसी सही कारणवश बैकलॉग हुआ था, वो एक बार ये वाले सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे। इनमें से 1 2 3 4 5 इधर लिखे हुए, तो ये इसका अपोजिट लिखा हुआ है। तो इन पांचों में से कोई भी डाउट हो तो पूछो। एक बार का मैं पॉज ले रहा हूं, आप लोग ये वाले पॉइंट सारे, जितनी बातें भी मैंने समझाई, ये वो समझो और बताओ इनमें कोई डाउट। तो ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जल्दी से पढ़ो इन्हें। हाँ भाई, कोई पॉइंट में डाउट? पॉइंट नंबर 3, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 में बोला है कि जो संरक्षी बल के उदाहरण होते हैं वो केंद्रीय बल और स्प्रिंग बल है, वेग पर निर्भर है ना। असंरक्षी बल जो होता है वो वेग पर निर्भर करता है। जैसे केंद्रीय बल और स्प्रिंग बल, जैसे स्प्रिंग बल तो हमने अभी देखा, स्प्रिंग बल जो होता है वह क्या होता है? स्प्रिंग बल तो सर हमें पता है कि ½ kx², उसके कारण ऊर्जा होती है। अब केंद्रीय बल क्या होता है? अभी मैं बता रहा हूं आपको। साथ ही साथ वेग पर निर्भर बल अर्थात खिंचाव बल, शयन बल इत्यादि एग्जाम्पल होते असंरक्षी बल की, है ना। असंरक्षी बल में ज्यादातर जो एग्जाम्पल होते हैं वो वेग पर निर्भर करते हैं। कैसे वेग पर निर्भर करते हैं? जैसे अगर आपने ऐसा समझो कि आप एक गाड़ी में बैठे हो, अब गाड़ी जितनी ज्यादा तेज चलेगी उतनी ज्यादा हवा आपके मुंह पर लगेगी, मतलब कि उतना ज्यादा बल हवा आप पर लगा रही है। अब हवा का बल कैसा होता है? शयन बल होता है। या
असंरक्षी बल होता है। तो उस कंडीशन में आपके मुंह पर ज्यादा बल लग रहा है। ऐसे ही बॉल के साथ भी होता है। बॉल को जितना ज्यादा तेज फेंकोगे उतना ज्यादा बल हवा उस पर लगाएगी। पॉइंट नंबर 4 में बोला गया है असंरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य सामान्यतः ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है, ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है ना। मतलब क्या होता है, वह ज्यादातर कंडीशन में, जैसे मैं आपको बता रहा था कि जब भी एक वस्तु गति करती है तो 90% केसेस में उसका जो कार्य है वो कहां कन्वर्ट हो जाता है, उसका जो कार्य है वह ऊर्जा जो है वो ऊष्मा के रूप में हानि हो जाती है। मतलब जैसे अगर मान के चलो आपने ऐसा समझो कि अगर एक बॉल है, एक बॉल को दीवार पे जोर जोर से मार रहे हो आप, तो जाके टकराकर गिर जाती है। तो हमारी ऊर्जा तो जा रही है, लेकिन कहां जा रही है, वह एक्चुअल में अगर आप सब देखो तो बॉल गर्म हो जाती है। ठीक है, या बेस्ट एग्जांपल, अगर हम हाथ को ऐसे जोरों से एकदम तेजी से हिलाए तो ये क्या गतिज ऊर्जा है। अब ये गतिज ऊर्जा कहां चली जाएगी, हाँ सर हाथ गर्म हो गए, तो वो कहां चलेगी, वह ऊर्जा जो है वो ऊष्मा के रूप में चलेगी। ठीक है, लास्ट पॉइंट में किया गया, हाँ देखो ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर बंद पथ में कार्य शून्य है, मतलब कि हम जाकर वापस आ रहे, तो अगर हमने कार्य जैसे एक बॉल को ऊपर फेंका तो उसके बाद स्थितिज ऊर्जा या उस गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य हुआ, गई, फिर अपने आप नीचे आएगी। यार आपको वापस लाने की जरूरत नहीं है, आपको लाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप गतिज ऊर्जा के रूप में आपको ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। शयान बल अभी उर्दू में बोला क्या बेटा, मैंने तुझे बोला ना कि जो हवा का बल लगता है, हवा या तरल आपके ऊपर जो विरोधी बल लगाता है उसे हम शयान बल बोलते हैं ना। मतलब कि जो घर्षण में ही तरलों में घर्षण लगता है उसे हम शयान बल कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यह दूसरा वाला जो है असंरक्षी बल का कार्य पुनः प्राप्त नहीं कर सकते ना। अगर गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया तो वापस कभी नहीं आ सकता वो। चलिए आगे बढ़ते, केंद्रीय बल को हम समझ लेते हैं एक बार। केंद्रीय बल क्या होते हैं ये भी एक बार हम फटाफट समझ लेते हैं। केंद्रीय बल क्या होते हैं, है ना। अगर मान के चलो हमारे पास कभी भी जो बल किसी भी वस्तु पे लग रहा है वो व्यक्त क्रमानुपाती है आर स्क्वायर के। क्या है, व्यक्त क्रमानुपाती है आर स्क्वायर के। तो उस कंडीशन में जो बल होता है वह हम केंद्रीय बल बोलते हैं। जब एफ व्यक्त क्रमानुपाती होता है आर स्क्वायर के, तो दो प्रकार के केंद्रीय बल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, गुरुत्वाकर्षण का बल और कूलाम का बल। दोनों ही कंडीशन फॉर्मूला जो होता है वो के Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर और GM1 M2 बटे में आर स्क्वायर होता है। तो यह जो बल कहलाते हैं केंद्रीय बल होते हैं। अब ज्यादातर जो केंद्रीय बल होते हैं वो सभी संरक्षी होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, संरक्षी होते हैं। ठीक है, तो बस इतनी सी बात आप ध्यान रख सकते हो। केंद्रीय बल नाम से समझ में आता है कि जो हमेशा केंद्र की तरफ लगते हैं या दो वस्तुओं के केंद्र से केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करते हैं। तो किसी कण पर कार्य करते हुए बल को जिसकी क्रिया रेखा सदैव एक नियत बिंदु जो केंद्र की ओर हो के अनुदिश होती है, तो वह क्या कहलाते हैं, केंद्रीय बल कहलाते हैं। संरक्षी में चौथा पॉइंट फिर से बता देता हूं मैं। किसी निकाय पर संरक्षी बल कार्यरत हो तो निकाय की गतिज ऊर्जा अथवा स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित हो सकती है, लेकिन उनका योग मतलब कि कुल ऊर्जा हमेशा नियत रहती है या अपरिवर्तित रहती है। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम है जो अब हम पढ़ने वाले हैं आगे चल के। ठीक है, तो वही वाली बात मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा, है ना। उससे पहले मुझको स्थितिज ऊर्जा समझा लेने दीजिए। स्थितिज ऊर्जा समझ में आ जाएगा तो वाला फोर्थ वाला पॉइंट भी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्थितिज ऊर्जा है क्या चक्कर, देखो क्या होता है कि अगर मान के चलो हमारे पास यहां पर एक बॉल है, इस बॉल को अगर हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो mg का बल नीचे की तरफ लग रहा है, हम ले जा रहे हैं ऊपर की ओर। तो क्या हमने जो संरक्षी बल लग रहा था उसके विरुद्ध बल लगा के कार्य किया? बिल्कुल सर, जो संरक्षी बल लग रहा था उसके विरुद्ध हमने बल लगाकर इस पे कार्य किया। तो संरक्षी बल नीचे की तरफ लग रहा था, उसके विरुद्ध हमने बल लगाया और हम इसे ऊपर की ओर ले गए, तो यहां पर हमारे द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो mg के बराबर, हमारा जो बल होगा वो mg के बराबर होगा और हमारे द्वारा किया गया कार्य जो होगा वह mgh होगा। एक एक करके ये सारी स्टेप समझना हमने क्या क्या लिखा हुआ है ना, ये गोल गोल घूमकर एक ही बात कहने की कोशिश है।
तो यहाँ पे हमारे द्वारा कार्य किया गया mgh होगा। क्यों? क्योंकि सर हम ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं इसे, तो हमारा बल ऊपर की तरफ लग रहा है, विस्थापन भी ऊपर की तरफ लग रहा है, तो हमारा कार्य जो होगा वो mgh होगा। अब बच्चों के मन में डाउट आएगा कि सर हमारा बल, बाह्य बल और mg बराबर कैसे हो गया? हम इस गेंद को बहुत धीमे 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 ऊपर ले जा रहे हैं। इस गेंद को हम बहुत धीमे 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 ऊपर ले जा रहे हैं। तो अगर इस गेंद को हम बहुत धीमे 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 ऊपर ले जा रहे हैं, तो इसके लिए परिमाणी बल इस पे 0 होना चाहिए। तो नीचे mg लग रहा है, हम भी उतना ही बल लगा रहे हैं mg के बराबर, हम इसे ऊपर ले जा रहे हैं। तो अगर हमारे बल का कार्य देखेंगे तो प्लस mgh आएगा। गुरुत्वाकर्षण बल के कार्य देखेंगे तो माइनस mgh आएगा। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है नीचे, mg लग रहा है नीचे, विस्थापन ऊपर हो रहा है ऊपर, तो माइनस mgh गुरुत्वाकर्षण बल का के विरुद्ध कार्य होगा। तो हम कुल मिला के क्या ऐसा कह सकते हैं कि सर हम जो कार्य कर रहे हैं उसका नेगेटिव कार्य गुरुत्वाकर्षण बल का कार्य है। हमारा कार्य mgh है, गुरुत्वाकर्षण का माइनस mgh है। तो इसका कंक्लूजन हम ये बिठा सकते हैं कि हमारे द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो माइनस टाइम्स होगा संरक्षी बल के द्वारा किए गए कार्य के। तो यह हमेशा नेगेटिव होगा, है ना, एक दूसरे के हमेशा नेगेटिव होंगे, क्योंकि एक बल नीचे लग रहा है उतना ही अपोजिट बल ऊपर की तरफ लग रहा है। तो यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं सर कि हमारे द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो संरक्षी ऊर्जा के रूप में संचित होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि संरक्षी बल का कार्य के नेगेटिव स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो ये वाली जो डब्बा बन के फॉर्मूला ऐसा लिखा हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। क्या? कि अगर हमने जो कार्य किया है वह उस कार्य का नेगेटिव जो होता है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। क्या इतनी बात सभी को क्लियर है? क्या इतनी सी बात सभी को क्लियर है कि कार्य संरक्षी बल का जो होता है वो नेगेटिव टाइम्स होता है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के। चलिए अब आगे बढ़ते, इसी में और भी चर्चाएं करते हैं। अब इस फॉर्मूले को और हम क्या लिख सकते हैं? इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं सर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन जो होता है माइनस टाइम्स होता है संरक्षी बल की। संरक्षी बल का कार्य क्या होता है? F डॉट dx या F डॉट dr। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आज से बन गया है माइनस इंटीग्रेशन F dx का। क्या बन गया? माइनस इंटीग्रेशन F dx का। अब जितने सारे पॉइंट्स मैंने यहां पर बोले वही सारे पॉइंट्स ये स्थितिज ऊर्जा के लिए यहां पर 6 के 6 पॉइंट लिखे हुए। ये आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको 110% रूप से अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो यह 6 के 6 पॉइंट आप देख सकते हो। ये प्लांट क्या है बेटा? ये प्लांट समझने के लिए आपको ये वाली क्लास देखना पड़ेगी जाकर, है ना, तब आपको समझ में आएगा वो प्लांट क्या है। चलिए आगे बढ़ते अगली क्लास की तरफ, अगले लेक्चर की तरफ। हाँ भाई, लेक्चर नंबर 6 में हमने इस पर बातें करी थी स्थितिज ऊर्जा के ऊपर। लेक्चर नंबर 7 में फिर हम यांत्रिक ऊर्जा पे बात करेंगे। लेक्चर नंबर 8 पे हम शक्ति की चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो लेक्चर नंबर 6 में स्थितिज ऊर्जा को लेकर जो भी सारे बातें थी ये मैंने एक बार रिवाइज करवाई थी, जो भी मैंने आपको बताई। फिर उसके बाद में हमने इसके और भी कुछ फॉर्मूले बनाए। ठीक है, क्या फॉर्मूले बने यहां पर कि अगर हमारे पास F बल है और बल और स्थितिज ऊर्जा के मध्य संबंध ज्ञात करना है, तो देखो इतनी सी बात तो हमें समझ में आ गई सर कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन जो होगा वो माइनस F dx के बराबर होगा। ठीक है, अगर आपको F ज्ञात करना है तो F बराबर हो जाएगा माइनस du बटा dx के। ठीक है, ये दो बातें तो हमें समझ में आ गई। क्या? इंटीग्रेशन du बराबर होगा माइनस F dx के, F बराबर होगा माइनस du बटा dx के, F बराबर होगा माइनस du बटा dx के। ठीक है, ये निकालना तो डिफरेंशिएशन, एक निकालना तो इंटीग्रेशन। लेकिन अब इसमें एक और चक्कर है। देखो वैसे 99% चांसेस है, 99.99% हमें नीट में यही काम आएगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यह सदिश रूप में या और महान रूप में स्थितिज ऊर्जा दी जाती है। इसमें x, y, z होते हैं और हमें बल जो है वो सदिश रूप में ज्ञात करना होता है।
ये तो कभी अभी x में ही है। जैसे इस पे एग्जाम्पल से समझते इस बात को। जैसे ये वाला एग्जाम्पल से बात समझते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1 से हमें स्थितिज ऊर्जा दी गई है, हमें बल का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे बेटा? स्थितिज ऊर्जा दी गई है सर आपको, आप इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो बल आ जाएगा। -16 न्यूटन आ गया। कितना आ गया? -16 न्यूटन आ गया। अच्छा, अब यहां पर अगर मान कर चलो बल दिया हो और इसमें हमें स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी हो तो कैसे करेंगे? बल दिया है x²/2, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है तो स्थितिज ऊर्जा के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। du बराबर होगा -f/dx के। अब इसमें एक और थोड़ा सा परिवर्तन था, हमें बोला गया था कि x बराबर 2 पर स्थितिज ऊर्जा 20 जूल है, तो x बराबर 4 पर u का मान क्या आएगा? ठीक है, तो यहां पर अगर एक बार हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन करने के बाद में हमें u 20 से u और 2 से 4 इंटीग्रेशन की लिमिट भी रखना पड़ेगी ना। इंटीग्रेशन में क्या होता है बेटा? इंटीग्रेशन कर दिया आपने, लेकिन कहां से कहां तक का इंटीग्रेशन करना है तो वो क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। तो जैसे यहां पर x बराबर 2 से 4 तक करना था, 2 से 4 बोला, 2 पर स्थितिज ऊर्जा 20 जूल है, तो बस उसी की वैल्यू उठा के रखी और सॉल्व किया यहां पर। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मान के चलो ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए जिसमें स्थितिज ऊर्जा, देखो यहां पर भी स्थितिज ऊर्जा दी हुई थी, ये x के पदों में थी, केवल x ही था यहां पर, लेकिन भगवान ना करे कि आपके साथ 2024 में ऐसा हो जाए जो 0.01% लोगों के साथ होता है। क्या? कि सर स्थितिज ऊर्जा जो है वो x, y, z तीनों में दी हो, मतलब x में भी हो, y में भी हो और z में भी हो, तो क्या करेंगे? तो उस कंडीशन के लिए हमें यहां पर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, हमें अवकलन करना पड़ेगा। सर अवकलन तो ऊपर भी कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात, लेकिन यहां पे पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। कैसा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा? पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन? देखिए, क्योंकि -du/dx है ना, तो अब d की जगह ΔU/ΔX लिखेंगे, i कैप, ΔU/ΔY j कैप, ΔU/ΔZ k कैप। ठीक है, ऐसा लिखा जाएगा। मतलब यहां पर u जो है वह दिया हुआ है x²y/z, x² × y × z दिया हुआ है। तो अब इसका पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो सिखाता हूं मैं आपको। देखो, ΔU/ΔX का मतलब क्या होता है? ΔU/ΔX का मतलब ये होता है कि इस समीकरण में आपको अगर x के सापेक्ष अवकलन करना है तो केवल x का ही अवकलन करो, बाकी सबको नियत मान के हटा लो। जैसे x² yz, ठीक है, तो yz को बाहर रख दिया, x² का अवकलन हो गया 2x, हो गया yz × 2x। इसी प्रकार से ΔU/ΔY क्या होगा? x² z जो है उसको बाहर रख दो, y का अवकलन कर दो, y का अवकलन 1 होता है, तो x² z जो होगा वो ΔU/ΔY हो जाएगा। इसी प्रकार से ΔU/ΔZ क्या होगा? ΔU/ΔZ क्या होगा? ये हो जाएगा x² y का अवकलन करो तो x² y बाहर आ जाएगा, और x² × y को बाहर रख दो और z का अवकलन करो, z का अवकलन 1 हो जाएगा, तो x² × y आंसर आ गया। तो i कैप में क्या लिखेंगे? i कैप में लिखेंगे -2xyz, ये i कैप का, ये x का बल आ गया। इसी प्रकार से y दिशा का बल आ गया और ये z दिशा का बल आ गया। ठीक है, क्या इतनी बात उन बच्चों को समझ में आई जिन्होंने रेगुलर क्लास अटेंड नहीं करी थी? क्योंकि ये जो मैं आपको समझा रहा हूं ये थोड़ा सा अजीब कार्यक्रम है और थोड़ा सा नया कार्यक्रम है। फिर से एक बार देख लेते हैं, यहां पर x² yz तीनों है, तो x के सापेक्ष अवकलन करो, y के सापेक्ष अवकलन करो, z के सापेक्ष अवकलन करो। क्लियर है मामला? चलिए, फिर उसके बाद में अगर आपको क्वेश्चन में बिंदु दिया, जैसे 1,1,1 दिया हुआ है, तो यहां पर x y z में तीनों में 1,1,1 रखकर आंसर ला सकते हो। नहीं दिया तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। क्लियर है मामला? चलो, ओके, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते इसी प्रकार की कहानी के लिए। इस पे मैंने एक और एग्जांपल करवाया था, आप इसको भी सॉल्व करके समझ सकते हो, है ना। ये x² y/z है, तो इसको एक और बार सॉल्व कर सकते हो। मतलब फिर से वही वाली बात है
कि मैंने पहले x के सापेक्ष अवकलन करा तो y और z को बाहर रख दिया, x स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाएगा। y के सापेक्ष अवकलन करा तो x स्क्वायर बाय z है और y का अवकलन 1 हो जाएगा। डेल्टा u बाय डेल्टा z किया, फिर से वही वाली पूरी कहानी है और उससे हमने पूरा सॉल्व कर लिया। अब आगे बढ़ते हम ऊर्जा संरक्षण के नियम की तरफ जाते हैं। उससे पहले स्थितिज ऊर्जा के प्रकार भी देख लेते एक बार। स्थितिज ऊर्जा के प्रकार वगैरह सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। तो यहां पर स्थितिज ऊर्जा के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है, बिल्कुल सही बात सर। mg और h इसके ऊपर हमने कार्यक्रम देखा था। तो ये एक नियत बल होता है और इसमें स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो अगर हम सर एक बॉल को h ऊपर ले गए m द्रव्यमान की, तो स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो mgh हो जाएगी। इस कंडीशन में कितनी हो जाएगी, mgh हो जाएगी। ये आप चाहो तो ऐसा फॉर्मूला बना भी सकते हो या सीधे सीधे याद भी रख सकते हो ना। ये कैसे बना, मैंने आपको बोला था स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन जो होता है माइनस टाइम्स संरक्षी बल के विरुद्ध कार्य में होता है। अब संरक्षी बल का कार्य हमने माइनस mgh लिखा था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन mgh आ जाएगा। या सीधे सीधे भी याद रख सकते हो mgh स्थितिज ऊर्जा होती है। इसी प्रकार से अगर यहां पर स्प्रिंग की ऊर्जा देखें तो स्प्रिंग की ऊर्जा कैसी होगी। निशांत बेटा आपको हिंदी समझ में आती है मैं क्या बोल रहा हूं कि अच्छा तुझे तो हाँ कैसे समझ में आएगा, अभी तो क्लास में आया है। निशांत बेटा आपको अभी 5-7 मिनट हुए क्लास में आए हुए। ये जो 12 बजे से पढ़ रहे हैं इनका क्या किया जाए, इनको बोले कि बेटा तू फिर से पढ़ना शुरू कर दे, क्योंकि श्री श्री महान निशांत जी आ चुके हैं अब हमारी क्लास में। अब हमें फिर से पढ़ना शुरू करना होगा वरना निशांत जी को बुरा लग सकता है। तो एक काम करते हैं, हम लेक्चर नंबर 1 से फिर से शुरू करते हैं निशांत को समझाने के लिए माइनस कहां से आया। ये अभी क्लास में अगर तुम शुरू से आए होते तो मैंने ये सारा बताया था कि माइनस संरक्षी बल का ये फॉर्मूला होता है। माइनस mgh क्यों होगा, क्योंकि mg बल नीचे लग रहा है, हम बॉल को ले जा रहे ऊपर, तो वो माइनस कार्य का माइनस है और ये फॉर्मूले का माइनस है। माइनस माइनस प्लस हो चुका है। चलिए प्रत्यास्थितिज ऊर्जा क्या होती है ना, या स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा जो होती है बेटा फिर से वही वाली बात है कि स्प्रिंग का कार्य माइनस kx होता है। अगर आपको याद हो तो कैसे, कि अगर हमने बॉल पे बल लगाया इधर तो स्प्रिंग हम पे विपरीत दिशा में बल लगाती है। हमने बॉल को खींचा इधर तो स्प्रिंग हम पे इस दिशा में बल लगाती है। हमेशा जो बल होता है वह नेगेटिव होता है स्प्रिंग का बल। तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे फिर से माइनस माइनस वो हमेशा प्लस प्लस ही होगा और स्थितिज ऊर्जा हाफ kx स्क्वायर होगी, या आप इसको याद भी रख सकते हैं हाफ kx स्क्वायर। सीधा सीधा हमारे पास फॉर्मूला है। तो अब यह स्प्रिंग का ग्राफ भी बना सकते हो आप कि एक्स स्क्वायर यू जो एक्स स्क्वायर के समानुपाती है, तो यहां पे परवलय बनेगा। साथ ही साथ अगर मान के चलो आपको क्वेश्चन में बोला जाए स्थितिज ऊर्जा में कि यार आपको है ना स्प्रिंग सामान्य स्थिति से उसका कंप्रेशन या एक्सपांशन या संपीड़न या प्रसार नहीं करा, आपको स्प्रिंग जो है ऑलरेडी कुछ कंप्रेस थी फिर और ज्यादा कंप्रेस करी, तो उस कंडीशन में स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं हाफ kx स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो सर 1 सेंटीमीटर कंप्रेस कर रखी थी, अब 2 सेंटीमीटर और कर दी, तो क्या करेंगे हाफ kx स्क्वायर का x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। आपको बोलेगा क्वेश्चन में कि 1 सेंटीमीटर दबा के रखिए, 2 सेंटीमीटर और दबानी है, तो ये बताओ भाई स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना आएगा। अब डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको ये सूत्र का इस्तेमाल करना होगा। जैसे इसमें सवाल करवाए थे मैंने क्लासेस में, वो एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे देखिए क्वेश्चन में आपको k का मान दिया गया था स्प्रिंग के लिए और बोला है 5 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक खींचने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। कहां से कहां तक, 5 से 15 तक करने के लिए। तो इसमें 5 से 15 तो हाफ k x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, तो 15 तक ले जाना है 5 से, तो ये 0.15 और 0.05 क्यों लिखा, सेंटीमीटर से मीटर में लाने के लिए। तो मीटर में आ गया, इसको सॉल्व किया, हमारे पास आंसर आया। ठीक है, तो ऐसे सवाल आपसे बनने चाहिए। इसी प्रकार से ये आसान सा सवाल कि एक स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर तक खींचने पर स्थितिज ऊर्जा यू होती है, तो 10 सेंटीमीटर तक खींचने पर क्या होगा। तो सर हमें पता है कि अगर आप 2 सेंटीमीटर तक खींचोगे तो हाफ के x का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे सर सेंटीमीटर को मीटर में क्यों नहीं बदला, क्योंकि यहाँ पे कंपेयर करना है, अनुपात लेना है। तो अनुपात लेना मैं कन्वर्ट भी कर लूंगा तो वो पॉइंट से पॉइंट या 0 से 0 कट जाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
u बराबर होगा हाफ के एक्स का स्क्वायर, u डैश हो जाएगा हाफ के 10 का स्क्वायर, डिवाइड करके सॉल्व किया, आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, ये सब उसी प्रकार के सवाल है, आपसे सारे बनेंगे स्थिति ऊर्जा वाले। ठीक है, अब हमारे पास दो इंपॉर्टेंट सी बातें बचती है, एक स्थिति ऊर्जा का वक्र बचता है और एक कार्य ऊर्जा पर सवाल बचते हैं, नहीं यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण पे सवाल बचते हैं। अब ये स्थिति ऊर्जा का वक्र और साम्यावस्था क्या होती है? देखो क्या होता है कि अगर हमारे पास कहीं पर भी एक वस्तु रखी हुई है जिसपे परिमाणी बल शून्य है, रखी हुई है, तो परिमाणी बल शून्य हो गया उस पर। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारे पास दो तरीके से बल लग सकते हैं। क्या हो सकता है कि या तो परिमाणी बल शून्य है, तो अगर मैं उसको थोड़ा सा विस्थापित किया तो वापस अपनी साम्यावस्था, जहां पे परिमाणी बल शून्य होता है उसे हम कहते हैं साम्यावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? साम्यावस्था कहते हैं। ठीक है, तो अगर हमने इसे साम्यावस्था कहा तो इस कंडीशन में अगर मैं इसको थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दूंगा तो वापस आ जाएगी, यह स्थायी साम्यावस्था होती है। इसी प्रकार से अगर मान के चलो यहां पर यह ई बिंदु पर रखी हुई है, अगर मैं इसको थोड़ा सा विस्थापित कर देता तो नीचे गिर जाएगी, तो यह अस्थायी साम्यावस्था होती है। जैसे इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिए, ये सब कुछ तो होमवर्क के सवाल थे। एक मिनट में अगली वाली पीडीएफ खोलता हूं, उसके अंदर मैंने प्रैक्टिस करवाई थी। हाँ ठीक है, चलिए। हाँ देखिए, यहां से आपको बेस्ट तरीके से समझ में आएगा सब कुछ। क्या है सर ये? देखिए, साम्यावस्था तीन प्रकार की हो सकती है, एक स्थायी हो सकती है, अस्थायी हो सकती है, उदासीन साम्यावस्था हो सकती है। इन तीनों ही कंडीशन में नेट बल क्या है? जीरो है। यहां पर भी नेट बल जीरो है, यहां पर जब होगा यहां रखा होगा, यहां रखा होगा और यहां रखा होगा, नेट बल जीरो है। लेकिन यहां क्या होगा कि जैसे आपने थोड़ा सा विस्थापित किया, मतलब अगर आप इसे पॉजिटिव में लगे तो बल विपरीत दिशा में लग रहा है, इसे वापस लेकर आएगा। आप नेगेटिव में लगे, बल पॉजिटिव में लग रहा है, इसे वापस लेकर आएगा। तो यह जो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, यह स्थायी साम्यावस्था कहलाती है। इसी प्रकार से अस्थायी में क्या होता है कि सर अगर यहाँ पे बॉल रखी हुई है, अगर हमने थोड़ा भी विस्थापित किया तो धड़ाधड़ करके नीचे गिर जाएगी, ये इधर से नीचे गिर जाएगी, कहीं से भी नीचे गिर सकती है। दोनों ही कंडीशन में यहां पर नेट बल तो शून्य है। थोड़ा पॉजिटिव में विस्थापन किया या थोड़ा सा एक्स में विस्थापन किया तो ये पॉजिटिव में बल लगेगा, ये नीचे गिरा देगा, ये से नीचे गिरा देगा। तो जिस तरफ ये जाएगा उसी तरफ बल लग रहा है, तो विस्थापन की दिशा में बल लगा हो तो उस कंडीशन में बोलते हैं अस्थायी साम्यावस्था, और इसमें स्थिति ऊर्जा अधिकतम होती है, इसमें स्थिति ऊर्जा न्यूनतम होती है। और उदासीन में सर कुछ भी करो बात बराबर है, आप यहां के यहां भी रख दोगे तो भी सेम ही रहेगा, स्थिति ऊर्जा नियत होती है इस कंडीशन में। क्लियर है मामला? सुधीर बेटा तुझे मेरा मेल आईडी लेकर क्या करना है? ये लिख लेना, shubham.paliwal@doubtnut.com। ठीक है, बिल्कुल बावला जाते हैं कुछ बच्चे तो ये जो सारी कहानी बताई मैंने, इसी को अब हम इक्वेशन के रूप में क्या क्या याद रखेंगे। देखो एक्चुअल में यह है न्यूनतम बिंदु, यह अधिकतम बिंदु। अगर आप में से किसी ने मैक्सिमम मिनिमम जो मैंने मूलभूत गणित में पढ़ा था, अधिकतम और न्यूनतम मान, उच्चिष्ट और निष्ठ मान, वही वाला कंसेप्ट यहां पर लगेगा। कैसे लगेगा एक बार मैं आपको इक्वेशन के रूप में बताता हूं। अगर हम स्थायी साम्यावस्था की बात करें तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए वो जो नीचे वक्र बन रहा है उसी के बारे में लिखा गया है। लेकिन हमारे काम की बात क्या, काम की बात यह है कि यार स्थायी साम्यावस्था के लिए स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होनी चाहिए, मतलब du/dx जीरो करना होगा सबसे पहले, अधिकतम और न्यूनतम मान देखने के लिए, है ना। अधिकतम या न्यूनतम मान देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सी बात क्या है, du/dx जीरो करना पड़ेगा। अगर आपको याद हो तो उच्चिष्ट और निम्निष्ठ के लिए मैंने सबसे पहले बताया था dy/dx जीरो करना है। तो dy/dx जब हम जीरो कर लेंगे तो dy/dx जीरो करके हमें क्या मिलेगा सर, dy/dx जीरो करके हमें यह पता चलेगा कि कहां पर है स्थायी और अस्थायी साम्यावस्था, या कहां पर है उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान। अब इसी प्रकार से उच्चिष्ट मान, सबसे पहले निम्निष्ठ मान के लिए अगर आपको याद हो तो dy का स्क्वायर बाय dx का स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो आया था, तो इसे d² u/dx का स्क्वायर धनात्मक आना चाहिए। ये कंडीशन है, आप बस पता होना चाहिए। लेकिन 90% सवाल हमारे du/dx जीरो करके ही बन जाएंगे। इसी प्रकार से अस्थायी के लिए सब कुछ सेम रहेगा, है ना। क्या रहेगा सर,
डी यू बाई डी एक्स करना है जीरो को, और डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स का स्क्वायर ऋणात्मक अगर आ जाता है तो वहां पर अस्थायी साम्यावस्था होगी। ठीक है, जैसे इस पर सवाल करके मैं आपको बताता हूं एक दो। देखो, हाँ भाई, जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार हम और एक बार ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि यहां पर स्थितिज ऊर्जा का समीकरण दिया है ए बाय आर का स्क्वायर माइनस बी बाय आर। ठीक है, यह स्थितिज ऊर्जा का समीकरण दिया गया है। अब हमें यह बताना है कि यहां पर स्थायी संतुलन कब होता है, ये क्या होता है। तो सबसे पहली बात तो क्या करना पड़ेगा सर, डी यू बाई डी एक्स को जीरो करना पड़ेगा, है ना, जैसे मैक्सिमम मिनिमा करते थे, डी यू बाई डी एक्स को जीरो करना पड़ेगा। तो डी यू बाई डी एक्स को अगर हम जीरो करेंगे, इसका अवकलन करके जीरो कर देते, तो ए अच्छा आर की पावर -2 का अवकलन क्या हो जाएगा, -2 आर की पावर -3। फिर इसी प्रकार से माइनस ये रहा, माइनस भी ऐसा कैसे रखना, आर की पावर -1 का अवकलन -1 आ गया जाएगा, आर की पावर -2 बराबर 0 होना चाहिए। तो इस चीज को पूरे को सॉल्व करके हम यहां पर आर का मान लेकर आ गए, है ना। तो इस बिंदु पर स्थायी संतुलन होगा, डी यू बाई डी एक्स करके हम चेक करते हैं। क्लियर है मामला। इसी प्रकार से ये एआईपीएमटी 2015 का सवाल था, इसी प्रकार से ये वाला सवाल भी है। हमें स्थितिज ऊर्जा दी गई है और बोला गया है विभव क्षेत्र, अच्छा चलो स्थिर विद्युत की पढ़ लिया तो जिसने पढ़ लिया उसको विभव क्षेत्र समझ में आएगा, बाकी नहीं तो बस आपको साम्यावस्था कहां है ये पता करना है, तो इसका अवकलन करके जीरो करना है। तो इसका अवकलन किया हमने, अवकलन करके जीरो किया, एक्स की वैल्यू आ गई। तो एक्स की वैल्यू जो है 0.75 मीटर पर 0.25 मीटर पर आई है, अवकलन करके जीरो कर दिया। फिर मैंने ये भी करना सिखाया आपको कि यहां पर स्थायी साम्यावस्था होगी या अस्थायी साम्यावस्था होगी, ये पूछा नहीं था सवाल में लेकिन हम करके बता रहे हैं, हम एक्स्ट्रा करके बता रहे हैं। क्या हम सर डबल डिफरेंस 2 बार अवकलन करेंगे। तो पहली बार अवकलन करने पे कितना आया था 16x-4, इसका एक और बार अवकलन करा तो 4 का अवकलन 0 हो गया, x का 1 हो गया, 16 बचा। तो यह ग्रेटर देन 0 है और हमें पता है कि सर जब डबल डिफरेंशिएशन करने पर पॉजिटिव मान आ जाए मतलब कि वहां पे स्थायी साम्यावस्था होती है। तो बस उसी को हमने बोला यह स्थायी साम्यावस्था होगी। तो साम्यावस्था को लेकर ये सारी बातें, ये वैसी सवाल है, आप एक बार ट्राई कर सकते हो, सेम कंसेप्ट के सवाल है, ये सारे आपको पता होना चाहिए। लास्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है। हाँ, यहां तक किसी को कोई डाउट? स्थिर विद्युतिकी के प्रैक्टिस की स्पेलिंग तो तूने तूफानी लिखी है बेटा। प्रैक्टिस मॉड्यूल कहां से मिलेगा, अपने घर का एड्रेस भेज दो बेटा, हम खुद देने आएंगे। तुम्हें नहीं पता था कि यार ये सुविधा मिल रही है डाउटनेट में। बाकी सबके घर, बच्चों के घर तो हम गए थे, तुम्हारे घर नहीं आए क्या? आज 3 PM पे क्लास है। हाँ, आज बायो की जगह फिजिक्स की क्लास होगी। एक ही जगह मिलेगा कितनी बार, ये मतलब अगर तुम ये बात पूछना तो मैं बोल रहा हूं नीट का फॉर्म मत भरना इस बार। सुनने में थोड़ा गलत लगेगा, सर आप हमें इतना बेकार बोल रहे हो। हाँ, मत भरना बेटा नीट का फॉर्म, फालतू के तूने पहली कोर्स ले लिया, फिर उसके बाद में नीट का फॉर्म भरेगा 1500-1600 रुपए वो खराब करेगा, कहीं नीट का एग्जाम देने जाने आएगा, मतलब जाएगा आएगा उसमें और घर वालों का पैसा खराब करेगा और अपना समय तो खराब कर ही रहा है जिंदगी का। ठीक है, तो जाग जाओ। अगर अभी भी है ना जून जुलाई से कोर्स शुरू हुआ है, अगर बैच 2 में भी हो तब भी अगस्त सितंबर अक्टूबर 2.5-3-4 महीने हो गए और तुमको यही नहीं पता चल पा रहा कि मॉड्यूल कहां मिलेगा। बहुत मुश्किल है फिर तो जिंदगी आगे, बहुत ज्यादा मुश्किल है ना। कॉलेज में पहुंच भी जाओगे, हाँ 1900 का फॉर्म आएगा, 2000 रुपए उसमें भी खराब करोगे, 100 रुपए भरने वाले भैया लेंगे। मॉड्यूल ऐप के अंदर ही मिलेगा, तेरे को पुराना वाला मॉड्यूल मिल गया संपूर्ण फिजिक्स, तो उसी के अंदर स्थिर विद्युतिकी, उसी के अंदर सब कुछ है। चलो देखो, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, सुधीर बेटा मेरे घर का एड्रेस लिख दूं, यहाँ पे पता लिख दूं, ईमेल आईडी बोल तो दिया है।
क्या ईमेल कर रहा है, कुछ गलत चीज मेल मत कर देना मुझे, क्योंकि ये ऑफिस का मेल आईडी है, सब देखते हैं। पता चला मेरे को टेक टीम वाले बोल रहे सर ये आपको कैसे कैसे मेल आ रहे, कौन कर रहा है ऐसा मेल। और जब मेल क्यों करना है, ऐसी क्या बात है जो ईमेल आईडी पे करना चाहते हो मुझसे। ऐसी कौन सी बात है जो ईमेल आईडी पे भेजना चाहते हो तुम मुझे। हाँ बेटा बताओ, कुछ टॉपिक वॉपिक। अच्छा हाँ, और ये ईमेल आईडी पे एक बच्चे को पता नहीं कहां से मेल आईडी लिख दिया, मिल गया है, रोज सुबह गुड मॉर्निंग भेजता है ईमेल पे मुझे मेल करना नहीं आता। ठीक है बेटा कोई बात नहीं, मत सीखो। सुधीर बेटा अगर ब्लॉक करवा दूंगा जब डाउट नट से मैं, अगर ये ऐसी हरकत करी तो। एक बच्चा हर थोड़े दिन में हेलो सर मेल करता है मुझे, हेलो सर, ये मेल कर दिया उसने, मेल पे हेलो सर लिख के भेज रहा है, मेल पे रोज गुड मॉर्निंग लिख के भेज रहा है। देखो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है। देखिए अब हमने दो प्रकार की ऊर्जाएं पढ़ी, एक स्थितिज ऊर्जा पढ़ी, एक गतिज ऊर्जा पढ़ी। अगर कोई भी असंरक्षित बल का कार्य नहीं हो रहा है या कहीं पर भी ऊर्जा की हानि नहीं हो रही है, तो जो कुल ऊर्जा है वह हमेशा संरक्षित रहती है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जो होता है वो नेट कार्य के बराबर ही हमने पहले पढ़ रखा था, तो कुल कार्य जो होता है वो दो चीजों में आता है, एक संरक्षित और एक असंरक्षित। असंरक्षित बल का कार्य अगर शून्य हो जाता है तो, असंरक्षित बल का कार्य यदि शून्य हो जाता है तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जो होगा वह संरक्षित बल के कार्य के बराबर होता है। और यहां पर संरक्षित बल का कार्य मुझे पता है माइनस स्थितिज ऊर्जा होता है, ये इधर आके प्लस हो जाएगा। मतलब मैं कुल मिला के इतना लिख सकता हूं कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन प्लस स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होना चाहिए, या कुल ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है फॉर्मूला भेजोगे, वेरी गुड बेटा सुधीर बेटा, वेरी गुड, है ना। ऐसे मेल भेजो ताकि टेक टीम वालों को भी लगे कि एसपी सर को आजकल बच्चे बहुत बढ़िया बढ़िया मेल कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया सुधीर बेटा, एकदम अच्छे से मेल करना। आप जो भी मेल करोगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा। बढ़िया हैंडराइटिंग है सुधीर की, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। आज जल्दी से मेल कर देना 3 बजे के पहले पहले, तो मैं क्लास में भी तुम्हारे शॉर्ट नोट्स लेकर आऊंगा। चलो, तो कुल ऊर्जा में परिवर्तन जो होगा वह शून्य होगा। इसका तात्पर्य यह होता है बेटा कि अंतिम और प्रारंभिक और अंतिम कुल ऊर्जा समान होती है, या पहली स्थिति में गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर होना चाहिए अंतिम स्थिति में गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के। इसमें कुछ सवाल करेंगे तब जाके कंसेप्ट समझ में आएगा। जैसे देखो, हाँ हाँ सुधीर बेटा वेरी गुड। तो यहां पर अगर हमारे पास ये एक गेंद थी ए, इसको हमने छोड़ा, गेंद नीचे आ रही तो जो हमने पढ़ा वो एक्चुअल में आप यहां से समझ भी सकते हो कि यार देखो, जब गेंद सबसे ऊपर होगी तो उसके पास गतिज ऊर्जा तो नहीं होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। यहां पर बीच में होगी तो गतिज स्थितिज दोनों होगी। जब जमीन पे आ जाएगी टकराने के जस्ट पहले स्थितिज खत्म हो जाएगी, केवल गतिज ऊर्जा बचेगी क्योंकि गति कर रहा है। तो यहां पर अब हम क्या लिख सकते हैं, ए बिंदु पर वेग क्या होगा, ए बिंदु पर सर वेग तो शून्य होगा, मतलब गतिज ऊर्जा शून्य है, मतलब स्थितिज ऊर्जा होगी mgh होगी, तो कुल ऊर्जा mgh के बराबर होगी। ऐसे ही किसी बीच वाले बिंदु पर, कहीं भी हो सकता है बिंदु, यहां कहीं भी हो सकता है, बीच में कहीं बिंदु दिया, तो बॉल जो है वो मैंने बोला मान के चलो स्मॉल h गिर गई है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं वेग जो होगा h गिरने के बाद में, सरल रेखा में गति में पढ़ा था हमने, ये होता है अंडर रूट 2gh वेग होता है। तो अंडर रूट 2gh वेग होगा, और यहां पर ये हो जाएगा अंडर रूट 2gh, h की जगह लिखेंगे हम कैपिटल H माइनस स्मॉल h लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर अगर मैं इसकी गति ऊर्जा निकालना चाहूं तो गति ऊर्जा हो जाएगी mgh माइनस स्मॉल h, mg कैपिटल H माइनस स्मॉल h गति ऊर्जा हो जाएगी। साथ ही साथ स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो होगी mg इंटू y के,
स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, mg इंटू वाई की, यहां से कितना ऊपर है सर, mg इंटू वाई ऊपर है, तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी mg वाई के बराबर। अब कुल ऊर्जा जो होगी वो क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा है mgh माइनस mgy और स्थितिज ऊर्जा है mgy, तो इनका योग करेंगे तो mgy कट जाएगा, mgh बचेगा, तो कुल ऊर्जा जो हो जाएगी वह mgh बचेगा, है ना, या mgy कट गया तो mgh बचेगा। तो कुल मिला के कहानी ये समझाना चाह रहा हूं मैं कि यहां भी mgh थी, यहां पे भी mgh है, और जब टकराने क्या जाएगी तो उसके जस्ट पहले स्थितिज ऊर्जा तो खत्म हो जाएगी और केवल गतिज ऊर्जा बचेगी, तो बचेगी √2gh। अच्छा, तो यहां पर Vc की वैल्यू रखेंगे तो √2gh हो जाएगी, तो यहां पर हम वैल्यू उठा के रख सकते हैं, तो यह हो जाएगा हाफ m, ये वेग रखा, इसका स्कोर होगा 2 से 2 कट गया, ये भी mgh आ गई, गतिज ऊर्जा भी mgh, तो देखो जरूर नहीं है कि गतिज ऊर्जा है ना, सारी बातें बराबर ही है, mgh ही होगी, स्थितिज या केवल गतिज होगी, यहां दोनों होगी, वहां पे केवल स्थितिज होगी, और तीनों स्थितियों में mgh ऊर्जा रह रही है। क्लियर है मामला, आ गया समझ में इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ने के लिए अगली पीडीएफ खोलना पड़ेगी। इसके बाद में तो यार आसान सी ही बातें बची है अब इस चैप्टर में, है ना, मतलब मैंने तो मैक्सिमम क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करवाए थे, 2 क्लासेस और रहती है, तो एक क्लास में क्वेश्चन है और एक क्लास में शक्ति के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। हाँ, स्लाइड्स का बोल दिया बेटा मैंने, स्लाइड्स आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में। देखिए, तो ऊर्जा संरक्षण पर सवाल करवाए थे कुछ हमने, उन्हीं के ऊपर चर्चा कर लेते सवालों से ही। हाँ देखिए, एकदम आसान से सवालों से, वैसे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे मैंने, कुछ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन अभी आपको रिवाइज करवा देता हूं। जैसे अगर एक क्वेश्चन में बोला 2 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु को 20 मीटर की ऊंचाई से गति कर रहा रहे, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में हाथ से क्या होगा, तो जब नीचे आएगी तो स्थितिज ऊर्जा कितनी खत्म हो जाएगी, तो स्थितिज ऊर्जा होगी mgh, अब जितनी थी उतना ही हाथ से हो जाएगा, तो यहां पर mgh करके हमें इसे सॉल्व कर लिया, एकदम आसान से सवाल। हाँ, होमवर्क और स्लाइड के बारे में बेटा मैंने बता दिया है, वो अभी अपडेट हो जाएंगी। चलिए, इसी प्रकार से और भी कुछ सवाल है जो मैं आपको डिस्कस करवाता हूं। देखिए, एक और बढ़िया सवाल था, क्वेश्चन बोला कि एक गेंद को 8 मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है, सतह से टकराने के पश्चात 6 मीटर तक उछलती है, तो अब इस दौरान बताना कि ऊर्जा में हानि कितनी हुई होगी। तो यहां पर देखो, आई कितनी, 8 मीटर से गई कितना, 6 मीटर। अब यहां पर गतिज ऊर्जा नहीं निकालना है हमें भले ही पूछा है ऊर्जा में परिवर्तन, तो हम सीधे सीधे स्थितिज ऊर्जा से करेंगे, ऊर्जा में आंशिक हानि या ऊर्जा में परिवर्तन बटा प्रारंभिक ऊर्जा, तो फाइनल माइनस इनिशियल बटे में इनिशियल, तो फाइनल अंतिम कितनी हो जाएगी, mg इंटू 6 हो जाएगी, प्रारंभिक है mg इंटू 8, तो mg इंटू 6 माइनस mg इंटू 8 बटे में mg इंटू 8, क्योंकि 8 मीटर जो थी वो प्रारंभिक ऊंचाई थी, तो बस उसको सॉल्व किया, -1/4 आंसर आ गया। हानि है तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से और ऊर्जा संरक्षण पर जो सवाल करे हमने, है ना, उन पर कुछ चर्चाएं करवा देता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट से कंसेप्ट बता देता हूं आपको मैं। हाँ देखिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन करते, क्वेश्चन नंबर 3, है ना, थोड़ा सा ये स्लाइड्स में ऊपर नीचे हो गए क्वेश्चन। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन करके हम और फील ले पाएंगे और बातें समझ पाएंगे। जैसे यहां पर क्वेश्चन बोला कि ए बिंदु से गेंद को छोड़ा गया, बी पर आती है, सी पर आती है, डी पर जाती है, तो हमें बताना है कि ए से छोड़ा गया तो सी पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, सी पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो अब आपको इसमें SP स्टार लगाना होगा, बिल्कुल आसानी से चीजें समझनी होगी और आसानी से सॉल्व भी करना होगा। देखो, सीधे मैं आपको ये SP स्टार सिखाऊंगा। यहां स्थितिज ऊर्जा है mg इंटू 14 और यहां थी mg इंटू 7,
तो जितनी स्थिति ऊर्जा खोई होगी वही गतिज ऊर्जा में गई होगी। तो खोई कितनी होगी सर, mg इंटू 14 माइनस mg इंटू 7, या परिवर्तन निकल रहा है तो फाइनल माइनस इनिशियल लिख दो। फाइनल है 7 पर, प्रारंभिक थी 14 पर, तो सॉल्व करके लाए माइनस 140 जूल हो गया। अब यही गतिज ऊर्जा में चली जाएगी, खत्म कहानी। 140 जूल गतिज ऊर्जा होगी, 140 जूल गतिज ऊर्जा होगी। आपसे वेग भी पूछ सकते थे, तो हाफ एम वी स्क्वायर करके हमने वेग निकाल लिया। या बी पर गतिज ऊर्जा पूछ सकते थे, तो बी पर ओरली बताने की कोशिश करो। ए पर थी, बी पर आ गई, तो हाफ क्या हो जाएगा, एम जी इंटू 14 पर थी और एम जी इंटू 5 पर आ गई, तो परिवर्तन हो गया एम जी इंटू 9 का। 14 माइनस 5 करोगे तो 9 आ जाएगा, तो एम जी इंटू 9 करोगे तो 180 आ जाएगा। एम की वैल्यू आपको 2 किलो दी गई है, आप सॉल्व करके देख सकते हो। तो इस प्रकार के सवाल आपसे बहुत बढ़िया रूप से, बखूबी रूप से बनने चाहिए। साथ ही साथ ऐसे हुए कुछ सवाल कि आपको बोला गया है कि अधिकतम ऊंचाई h से एक गेंद को अधिकतम ऊंचाई h तक एक गेंद को ऊपर की तरफ प्रक्षेपित किया जाता है। फिर बोला है 4h/5 ऊंचाई पर इसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का अनुपात बताइए। तो कैसे करेंगे, क्या एसपी स्टार लगाएंगे हम इस क्वेश्चन को करने के लिए। अगर हमने इस गेंद को फेंका तो हमें पता है सर टोटल ऊर्जा mgh है, इसकी टोटल ऊर्जा कितनी है, mgh है, ठीक है। अब बोला है 4h/5 ऊंचाई पर, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर स्थितिज ऊर्जा जो जाएगी वो 4h/5 हो जाएगी। स्थितिज ऊर्जा जो है वो 4h/5 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 4h/5 ऊंचाई तक जाना है, तो स्थितिज ऊर्जा mgh होती है। कुल ऊर्जा mg इंटू h है, ये mg इंटू 4h/5 है। कुल ऊर्जा यहां पर हर एक बिंदु mgh 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 होना चाहिए, हमने डिस्कस किया था भाई। तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी सर, गतिज ऊर्जा हो जाएगी h में से 4/5 घटा दोगे h/5 हो जाएगा, तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी mg इंटू 4/5, स्थितिज ऊर्जा होगी mg इंटू 4h/5। दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, गतिज बटा स्थितिज करा, 1/4 आंसर आ गया। क्या गया, 1/4 आंसर आ गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आसानी से हमसे बनने चाहिए। क्लियर है मामला। और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देता हूं आपको। पावर आ गया, पावर के पहले हाँ नीट वाला सवाल कर लेते। एक नीट में भी इसी कंसेप्ट पे सवाल पूछा गया था कि एक गेंद को हमने h ऊंचाई से छोड़ दिया, तो बोला एक कण को पृथ्वी की सतह से s बोल दिया ना, गिराया जाता है। कुछ निश्चित ऊंचाई पर इसकी गतिज ऊर्जा इसकी स्थितिज ऊर्जा की 3 गुना हो जाती है। तो अब आपको पता करना है कि इस क्षण कण की पृथ्वी सतह से ऊंचाई तथा कण की चाल क्या होगी। क्लियर है, ये पता करना है। तो कैसे पता करेंगे सर, ये गिर रही है, अब किसी क्षण पर इसकी स्थितिज ऊर्जा 3 गुना है, ठीक है। तो क्या बोला है, निश्चित ऊंचाई पर इसकी गतिज ऊर्जा इसकी स्थितिज ऊर्जा की 3 गुना है। तो गतिज ऊर्जा 3 गुना है स्थितिज ऊर्जा की, किस ऊंचाई पे पता नहीं, मान लिया सर h ऊंचाई पर है, तो वहां पर गतिज ऊर्जा हो जाएगी mgh माइनस s। क्यों s माइनस h, क्योंकि टोटल है mgs, टोटल हाइट, उसमें से mgh हटा दिया, तो वह मेरे पास क्या बचेगा, वह मेरे पास गतिज ऊर्जा बचेगी। तो गतिज ऊर्जा 3 गुना स्थितिज ऊर्जा की। इस पूरे को सॉल्व किया तो हाइट की वैल्यू s/4 आ गई। कितनी आ गई, s/4 आ गई। अब इसके बाद में आपके पास ऊंचाई आ गई है, आपको वेग निकालना। तो 2 तरीके वेग निकालने के, वेग √2gh से भी निकाल सकते हो आप। तो h की वैल्यू 3s/4 लिख रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे h की वैल्यू की ये हाइट आई है s/4, तो कितनी ऊंचाई बची है, गतिज ऊर्जा निकालनी है हमको। गतिज ऊर्जा तो गतिज ऊर्जा निकालने के लिए क्या करेंगे, गतिज ऊर्जा लिखे ना अभी हमने mg(s - h), तो s - h लिखेंगे। तो यहां पर अब हमें सॉल्व करके वेग की वैल्यू हो जाएगी √3/2 sg, √3/2 sg आ जाएगी। आया कुछ समझ में, है ना। फिर से एक बार बता देता हूं, क्वेश्चन में बोला है कि गतिज ऊर्जा इसकी स्थितिज ऊर्जा की 3 गुना है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि गतिज ऊर्जा इसकी स्थितिज ऊर्जा की 3 गुना है, तो गतिज ऊर्जा जो होगी वो 3 गुना होगी स्थितिज ऊर्जा की। तो गतिज ऊर्जा होगी mg(s - h), स्थितिज ऊर्जा होगी 3mgh, तो mg से mg कट जाएगा। s - h जो होगा वो 3h के बराबर आ जाएगा। h इधर आ गया, s की वैल्यू होगी 4h के बराबर, या h आ गया 4s/4। स्थितिज ऊर्जा निकाल ली हमने, उससे हमने वेग निकाल लिया।
तो इस प्रकार के सवाल हमसे बनने चाहिए। इस प्रकार के सवाल नीट में भी आ चुके हैं, ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। कुछ और भी उदाहरण है, एक बार आप क्लासेस खत्म करने के बाद में खुद से बचे हुए उदाहरण एक बार ट्राई जरूर करेंगे। साथ ही साथ अब लास्ट टॉपिक पर कुछ चर्चा कर लेते हैं, जो कि होता है शक्ति। शक्ति क्या है और शक्ति से जुड़ी क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बातें हमें पता होनी चाहिए। तो देखिए, शक्ति एकदम आसान सी बात होती है। कार्य करने की दर जो है उसे हम शक्ति कहते हैं, या ऊर्जा में परिवर्तन की दर को हम शक्ति कहते हैं। अब सवाल जो है ज्यादातर वो नीट में शक्ति से आते हैं। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें कार्य या ऊर्जा समझ में आता तो ही तुम शक्ति के सवाल कर सकते हो। क्योंकि शक्ति क्या है सर? ऊर्जा बटा समय, कार्य बटा समय। तो वो सवाल पूछने वाला सीधे शक्ति पूछ लेता तो तुम्हें ऊर्जा आती है तो ही तुम शक्ति कर पाओगे। तो इससे ज्यादा अच्छे सवाल बनते हैं। यह एक अदिश राशि होता है, कार्य ऊर्जा सब अदिश राशि, इस चैप्टर में सभी अदिश चल रहा है। और इसकी विमा जो होगी वह ऊर्जा बटा समय, तो ml2 t-2 बटे में t करेंगे, ml2 t-3 आ जाएगा। साथ ही साथ कार्य को हम f.s भी लिख सकते हैं बटे में t। तो इसी वजह से हमारे पास दो प्रकार की शक्ति हो सकती है। उसके ऊपर जाते हैं, उससे पहले हम मात्रक पर चर्चा कर लेते हैं। दो प्रकार की शक्ति कौन सी बता रहा हूं, उससे पहले मात्रक क्या होता है? इसका जूल प्रति सेकंड, ऊर्जा बटा समय जूल प्रति सेकंड होगा, इसको हम वॉट बोलते हैं। यदि 1 सेकंड में 1 जूल कार्य होता है तो शक्ति वहां पर 1 वॉट कहलाती है। इसी के चलते हमारे पास जूल का एक और मात्रक आ गया, इसको सेकंड को अगर मल्टीप्लाई कर दो तो 1 वॉट सेकंड हो गया। तो अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास में मैंने ये रिवीजन में बताया था आपको कि 1 किलोवाट जो होता है वो किलोवाट आवर जो होता है 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। इसका डेरिवेशन भी मैंने पिछली सेशन में आपको बताया था। इसी के अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट सा मात्रक होता है अश्व शक्ति या हॉर्स पावर या एचपी। आपने सुना होगा अपने घरों में जो मोटर वगैरह लगी हुई होती है वो एचपी में होती है, 2 एचपी 3 एचपी 4 एचपी की पावर होती है ना। या इंजन वगैरह में भी या ट्रैक्टर भी एचपी में बताया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक एचपी जो होता है वो 746 वॉट के बराबर होता है। एचपी या हॉर्स पावर या अश्व शक्ति हम इसे हिंदी में बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास शक्ति जो है वो दो प्रकार की कौन कौन सी हो सकती है। एक होता है कुल ऊर्जा बटे में कुल समय या कुल कार्य बटे में कुल समय, जिसे हम औसत शक्ति बोलते हैं। एक होता है ताक्षणिक शक्ति, किसी क्षण पे किया गया कार्य बटे में समय। अब कैसे समझ में आएगा कौन सी शक्ति है? सवाल में बोला जाएगा कि कौन सी शक्ति पूछी जा रही है। तो जब ताक्षणिक शक्ति की बारी आएगी तो हम करेंगे F.V। डॉट कहां से आ गया? कार्य होता है F.S, तो यहां पर F तो बाहर आ गया, S ds बटा dt जो होता है वो वेग होता है, तो F.V शक्ति आ जाएगी या FV cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, इसी के ऊपर कुछ और सवाल मैंने आपको पिछली क्लासेस में करवाए थे, वो भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, ये सारे सवाल थे, मैंने कुछ होमवर्क में दिए थे, और भी सवाल जो है मैं डिस्कस कर लेता हूं आपसे। चलिए, तो ये वाले जो सवाल है इनके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे, शक्ति के ऊपर चर्चा कर रहे थे, है ना। तो क्या क्या सवाल आ सकते हैं? एकदम आसान से सवाल, जैसे पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। ये बिल्कुल बेसिक सवाल, बल दिया इस दिशा में खींच रहे, इधर की तरफ गति कर रहा है, तो कार्य क्या हो, शक्ति क्या होगी? शक्ति होती है F.S या F.V या FV cos थीटा। बिल्कुल बेसिक सा सवाल, कंसेप्ट जो अभी हमने समझा उसी पर क्वेश्चन। इसी प्रकार से और भी कुछ क्वेश्चन, जैसे अगर मानकर लो एक वस्तु प्रक्षेप गति कर रही है, तो प्रक्षेप गति के दौरान शक्ति, तो जैसे हमको बोला अलग अलग बिंदुओं पर शक्ति, तो FV cos थीटा होता है। तो उच्चतम बिंदु पर शक्ति देखेंगे तो सर यह एक दूसरे के लंबवत है या कोण की वैल्यू 90 डिग्री होगी, तो शक्ति 0 आ जाएगी। इसी प्रकार से ए बिंदु पर देखेंगे तो वेग इधर है, mg नीचे है, यहां पर यह शक्ति जो होगी माइनस में आ जाएगी, या हमने एक बस कोण लिखा 90 प्लस थीटा हो गया, थीटा ये 90 डिग्री होता है ये वाला, तो 90 प्लस थीटा हो जाएगा, तो उससे सॉल्व किया। इसी प्रकार से यहां पर देखेंगे तो यहां पर शक्ति जो है सर पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, ये 90 माइनस थीटा कहां से आ गया? क्योंकि हमें वेग और mg के मध्य कोण लिखना होता है ना, तो ये वाला कोण थीटा है, तो ये वाला कोण 90 माइनस थीटा हो जाएगा। यह रहा बल और यह रहा वेग, तो वेग और बल के मध्य कोण। इसी प्रकार से वृत्तीय पथ पर अभिकेंद्रीय बल की शक्ति हमेशा 0 होती है। क्यों? क्योंकि सर
बल इधर की तरफ लग रहा है, वेग इधर की तरफ है, तो ये एक दूसरे के लंबवत है हमेशा, ये एक दूसरे के लंबवत है हमेशा, तो यहां पर शक्ति जो होगी हमेशा शून्य होगी, हमें पता है कार्य भी शून्य होता है। इसी प्रकार के और भी कुछ कुछ छोटे छोटे सवाल आपसे पूछे गए हैं, जैसे आपको यहाँ पे बल दे दिया, वेग दे दिया, शक्ति पूछ ली, तो हमने मल्टीप्लाई करके शक्ति निकाल दी। इसी प्रकार से कुछ औसत शक्ति, देखो सवाल में बोला औसत शक्ति, तो क्या करा है, हमें बोला 300 किलो का एक द्रव्यमान जो पृथ्वी से 2 मीटर ऊंचाई तक ले गए 3 सेकंड में, तो हमें औसत शक्ति बतानी। तो शक्ति जो होती है ऊर्जा बटे में समय या कार्य बटे में समय होता है, mgh बटे में टी करके सॉल्व कर लिया। mgh क्यों करा, क्योंकि ऊपर लेगा स्थिति ऊर्जा बड़ी होगी। साथ ही साथ और भी ऐसे कुछ सवाल करें हमने, यह आसान सवाल ही आ जाएंगे आपको। हाँ, ये सवाल थोड़ा सा बढ़िया है, जो मैंने अपना खुद का सवाल कोटा के नोट्स वाला करवाया था। क्वेश्चन में बोला है कि यदि h ऊंचाई से एक गेंद को छोड़ा जाता है तो 2 सेकंड गिरने के पश्चात ताक्षणिक और औसत शक्ति बताइए। तो क्या होगा, अगर एक गेंद को हमने h ऊंचाई से छोड़ा, 2 सेकंड बाद इसका वेग क्या होगा, या इसकी ताक्षणिक शक्ति क्या होगी और इसकी औसत शक्ति क्या होगी। तो सबसे पहले तो हमें यह निकालना पड़ेगा कि 2 सेकंड गिरने के बाद में वेग क्या होगा। तो सर अगर कोई भी वस्तु 2 सेकंड गिरती है तो हम ये गति के सरल रेखा में गति में पढ़ा था गति के समीकरण, तो हम लिख सकते हैं v बराबर u प्लस जी टी, ये g की वैल्यू 10, t की वैल्यू 2 सेकंड, तो यहां पर वेग आ गया 20 मीटर पर सेकंड, मतलब 2 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड का वेग आ जाएगा। तो औसत शक्ति हो जाएगी, औसत शक्ति होगी सर इस गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बटा समय, तो हाफ mv² बटा में t कर लिया। या आप चाहते तो ये भी पता कर सकते थे कि सर कितना गिरी है, कितना गिरी है, तो सर ये 20 मीटर गिरी है, s बराबर ut प्लस हाफ at² से। या इसके मैंने सब एसपी स्टार वगैरह बता दी, एक सेकंड में 5 मीटर गिरती है, अगले सेकंड में 15 मीटर गिरती है, उन सबसे आप करके सीधे सीधे निकाल सकते थे। औसत शक्ति इससे भी आ जाती है, दोनों से आ जाएगा, mgh हाफ mv², दोनों से सेम ही आएगा। साथ ही साथ ताक्षणिक शक्ति, ताक्षणिक शक्ति क्या हो जाएगा, ताक्षणिक शक्ति होगा सर इस क्षण पे शक्ति बतानी है, तो यहां पर बल तो mg लग रहा है और वेग होगा 20 मीटर पर सेकंड, अभी हमने निकाला। तो यहां पे ताक्षणिक 200 आई, औसत 100 आई थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात एसपी स्टार याद रखना आपको कि जब भी नियत बल होगा तो औसत शक्ति और ताक्षणिक शक्ति का अनुपात 1/2 होगा, हमेशा हमेशा होगा, है ना। औसत कम आएगा, ताक्षणिक ज्यादा आएगा, नियत बल में हमेशा ये होगा। चलिए, इसके अलावा और भी कुछ मजेदार से सवाल हम डिस्कस कर लेते हैं। हाँ भाई, एक आधा और इंपॉर्टेंट बात मुझे बतानी है। हाँ चलो पहले ये वाला सवाल देख लेते हैं। नीट 2016 में सवाल क्या पूछा गया था, नीट में पूछा गया था बल दिया और हमें बोला कि शक्ति बताइए। अब बल कितना गंदा सा दिया हुआ सर, अजीब सा बल दिया हुआ, शक्ति कैसे निकालेंगे। तो होता है एफ डॉट वी, तो सर एफ तो है हमारे पास लेकिन वी नहीं है, तो वी कैसे निकाल सकते हैं। वी निकलेगा एफ बराबर एम ए करो, मतलब बल दिया उसी के अंदर वी भी छुपा हुआ है। कैसे, हमने पहले द्रव्यमान एफ बराबर एम ए करा, द्रव्यमान की वैल्यू 1 किलो दी हुई क्वेश्चन में, तो यहां से त्वरण निकालिए, त्वरण का इंटीग्रेशन करा तो वेग आ गया, क्योंकि हमें पता है सर विस्थापन का डिफरेंशिएशन या अवकलन करके वेग आता है, वेग का अवकलन करके ए त्वरण आता है, समाकलन करके हमारे पास ए का समाकलन करके वी आता है, वी का समाकलन करके एक्स आता है। तो यह हमारे पास वी आया है, इसका मुझे समाकलन करना है, तो ये एक्स सॉरी ए त्वरण आ गया, तो त्वरण का समाकलन करके वी आ गया मेरे पास। अब वेग भी आ गया, बल मुझे क्वेश्चन में दिया होता तो डॉट प्रोडक्ट ले लिया हमने, इसका डॉट किया, तो हमने हमारे पास ये बल था, ये वेग था, इनका डॉट करके हमने आंसर निकाला। थोड़ा अजीब कैलकुलेशन वाला सवाल, लेकिन नीट का प्रीवियस ईयर सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल। इसी प्रकार से एक दो और इंपॉर्टेंट सी बातें करते हैं हम। अच्छा देखिए, इसी प्रकार से ये वाला भी एक और पी वाई क्यू है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि आपको यहां पे विस्थापन दिया गया, ये आपको बोला कि प्रारंभिक स्थिति इतनी है और 2 किलोग्राम का वस्तु है और 6 सेकंड में अंतिम स्थिति यहां पर पहुंच जाता है। फिर आपको बल दिया गया है, आपको बताना है कि औसत शक्ति क्या होगी। तो औसत शक्ति होता है कुल कार्य बटे में समय, तो इसके लिए आपको पहले कार्य निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे सर, ये फाइनल है अंतिम है, ये फाइनल है और वो प्रारंभिक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करके हमने विस्थापन निकाल लिया। अब जो विस्थापन आएगा, विस्थापन का अगर हमने डॉट कर दिया बल के साथ, ये रहा बल, इसका डॉट करा विस्थापन के साथ, तो यहां पर हमारे पास कार्य आ गया। अब कार्य बटा समय करके हमने शक्ति निकाली। तो यह सारे के सारे सवाल जो है शक्ति पर वो ऐसे ही होंगे। साथ ही साथ शक्ति पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल है, इसका आप सॉल्यूशन ना भी करेंगे तो भी चलेगा, या आप बात सीधे सीधे याद रख सकते किया कैसे जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यह सवाल एक बार आप पढ़ेंगे, ये सवाल को एक बार रीडिंग करेंगे। हमें बोला है एम द्रव्यमान का एक पिंड मूल बिंदु से विराम अवस्था से शुरू होता है, प्रारंभ वेग 0 है,
और नियत शक्ति से गति करता है, मतलब कुछ ऐसी गति कर रहा है कि इसकी शक्ति नियत है, जैसे वेग नियत होता है, त्वरण नियत होता है, अब शक्ति नियत बोलिए। तो हमें बताना है कि यहां पर वेग समय में संबंध, दूरी समय में संबंध, त्वरण समय में संबंध, वेग दूरी में संबंध। तो ये सारे संबंध लिखे हुए, v समानुपाती होता है रूट टी के, x समानुपाती तो होता है टी की पावर 3/2 के, v समानुपाती होता है x की पावर 1/3 के, a समानुपाती होता है टी की पावर -1/2 के। ये कैसे डेराइव होते हैं, एक डेराइव कर लोगे सारे अपने आप आ जाएंगे। तो एक बार मैं आपको पहले वाले का डेरिवेशन बताता हूं। ये यहाँ पे डेरिवेशन मैंने क्लास में करवाया, आप देख सकते हो, बाकी आप सीधे सीधे फॉर्मूला भी रट लोगे तो भी चलेगा। देखिए, शक्ति कांस्टेंट है, शक्ति नियत है। हमें पता है कि सर द्रव्यमान, यह जो बल होता है उसे द्रव्यमान इंटू त्वरण लिख सकते हैं, F बराबर m होता है, बिल्कुल सर। अब हमें वेग और समय में संबंध चाहिए, तो त्वरण को लिख देंगे हम dv बटा dt। अब इस dt को इधर ले गए हम, तो ये हो गया F dt बराबर होगा m कांस्टेंट है v dv, इंटीग्रेशन क्या v²/2 आ गया, t dt का इंटीग्रेशन का t आ गया। तो यहां से अब हमने इंटीग्रेशन करके सॉल्व किया और हमारे पास v की वैल्यू आ गई, या v² आ गया, तो क्या 2p/m t बराबर क्या v², रूट ले लिया हमने इस तरफ, तो हमें पता चला v² समानुपाती t के, या v समानुपाती रूट t के। इसी प्रकार से दूसरा वाला, अब वेग आ गया, अब त्वरण ज्ञात करना है, तो इसका समाकलन करा, अगर हमें x ज्ञात करना है तो वेग का समाकलन करा, x आ गया, और इसी का अगर मैं नीचे देखो तो देखो वही की वही बात की, इसका अवकलन करा तो त्वरण ज्ञात हो गया, है ना। आप ऐसे समझ सकते हैं कि वेग की पावर 1/2 आ चुका है, तो इसका अगर मैं समाकलन करूंगा तो पावर 3/2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। क्या SP स्टार सिखा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। मैंने जो इतना सवाल सॉल्व करा, इसमें मुझे पता चला कि v समानुपाती t की पावर 1/2 के। अब मुझे ऑलरेडी ये बात भी पता है सर कि x v a, तो v से a जाना और v से x पे आना, तो सर इधर होता है अवकलन, है ना, मतलब कि डिफरेंशिएशन। तो अगर मैं t की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन करूंगा तो t की पावर -1/2 हो जाएगा, क्योंकि -1 करना होता है। और समाकलन में क्या होता है सर, समाकलन में +1 होता है, तो t की पावर 3/2 हो गया। लो, याद करवा दिया मैंने तुम्हें, यहीं पर +1 -1 पावर में। इसी प्रकार से अगर वेग और दूरी में संबंध पता करना, मतलब समय नहीं चाहिए, तो फिर से अब हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। P बराबर होता है FV, F को लिखेंगे MA और A को अब हम लिखेंगे dV बटा dx। सरल रेखा में गति में पड़ा होता है, उसमें वैल्यू रखिए, इंटीग्रेट करके सॉल्व किया, आप सीधे आंसर याद रख सकते हो। V समानुपाती होता है x की पावर 1/3 के। क्लियर है। तो ये सारी कहानी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण एग्जांपल्स डिस्कस किए थे मैंने, ये सारे एग्जांपल्स आप एक बार देखेंगे तो आपको 100% रूप से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट सी कहानी है जो आपको पता होनी चाहिए शक्ति को लेकर और इस चैप्टर में। क्लियर। तो अभी की क्लास हम इतनी रखेंगे, ये वाले चैप्टर का मैंने पूरा रिवीजन करवा दिया आपको। 4 लेक्चर तब करवाए थे, 4 लेक्चर अभी करवाए हैं। तो जिनका भी बैकलॉग रहा होगा, एक बार आप फिर से ये वाले क्लासेस देख लीजिए, आपका 100% बैकलॉग क्लियर हो जाएगा और सारे चैप्टर्स भी आपके, मतलब पूरे चैप्टर के सारे लेक्चर्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे। अब हम अगली बार जब भी बैकलॉग सीरीज करेंगे तो आप लोग अगर कहोगे तो जैसे काफी बच्चे द्रव्यमान केंद्र और संघट वाला चैप्टर बोल रहे थे, तो एक दिन में द्रव्यमान केंद्र और संघट वाला भी कर लूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट सी बात, आज 3 बजे जो है, 3 बजे फिजिक्स की क्लास होगी, है ना। तो अभी आप लोग थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, खाना वगैरह खा लीजिए और फिर 3 बजे हम मिलेंगे फिजिक्स की क्लास में। ठीक है, थैंक यू, टाटा, बाय बाय। हाँ, चैप्टर का अंत हो चुका था।